इस बार सोचा कि चलो जो कसर पिछली बार रह गई वो इस बार पूरी करते हैं। 10 मिनट सीरीज वर लाइक सेवियर फॉर मी। मैं तो हमेशा आपकी ट्रिक्स उसमें आप बताते थे, क्योंकि एज ए स्टूडेंट हम रिफ्लेक्टिव लेवल पे बैठे हैं तो हम अपनी एक्सेप्टेंस, अक्सर स्टूडेंट ये सोचता है ये मेरे लिए बस की बात नहीं है, छोड़ देता हूँ इसको। कुछ लोग सोचते हैं कि सर उस क्वेश्चन पेपर लगा लिया हो गया बस। एक तो सर टेक्स्ट बुक के थ्रू जो भी वर्क्स हैं या टेस्ट सीरीज जो अवेलेबल होती हैं उसमें आपको सेम एनवायरनमेंट जैसा वो दिख रहा है, एग्जाम हॉल का इंटरफेस वैसे सब कुछ वैसे ही है। हम लोग क्लिक कर रहे हैं, वैसे ही अटेम्प्ट पे कर रहे हैं क्वेश्चन। नमस्कार दोस्तों, टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म आप सभी के गाइडेंस के लिए हमेशा तत्पर रहता है। टीचर्स आपको गाइड करते रहते हैं, बट आज जो है टॉपर्स हमारे साथ हैं, जिसमें इशिता है एंड सार्थक। ये दोनों ही इस बार JRF क्वालिफाई उन्होंने किया है, और कैसे क्वालिफाई किया, क्या क्या स्ट्रगल्स उन्होंने फेस किए और क्या उनकी प्रिपरेशन जर्नी थी, क्या सक्सेस स्टोरी है, वो आज हम जानेंगे। प्रीति मैम भी हमारे साथ है। तो पेपर 1 पेपर 2 दोनों का कॉम्बिनेशन कैसे होता है और कैसे प्रिपरेशन करनी है जिससे जून में आप लोग भी JRF तक पहुँच सके। सो स्वागत है आप दोनों का, इशिता एज वेल एज सार्थक। सबसे पहले इशिता आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि थोड़ा सा अपने बारे में बताइए, क्या बैकग्राउंड रहा है, कब से इस एग्जामिनेशन के पीछे पड़े और क्या क्या झेला है आपने सफ़र में, कितना कुर्बानियाँ दी हैं और कहाँ तक पहुँच पाए कैसे? सर मैंने राजस्थान से मैंने BA किया हुआ था इन पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट। फिर मैंने MA किया, वापस से मैं कानपुर आ गई थी तो फिर कानपुर से MA हुआ। फिर सर साथ साथ UPSC की प्रिपरेशन चल रही थी, बट उसी टाइम लगा कि शायद नहीं हो पाएगा या ऐसा, तो फिर आई थॉट ऑफ गिविंग UGC नेट एग्ज़ाम। सर 3 अटेम्प्ट दिए हैं, 2 में तो नेट था एंड इन दिस अटेम्प्ट JRF हुआ। लास्ट टाइम भी आएगा, काफ़ी अच्छा स्कोर था आपका, ये कट ऑफ बहुत आएगा। 36 था बट नहीं हुआ था, कट ऑफ 244 चला गया था, मतलब वो भी अनएक्सपेक्टेड था। मतलब पिछली बार मैं ये बोल सकता हूँ कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट थे जो सही में JRF लायक थे, बट वो कट ऑफ इतना ही था कि नहीं हो पाया। सर लास्ट टाइम तो मेरे 8 क्वेश्चंस आते हुए पता नहीं कैसे गलत हो गए थे, तो वो बहुत मेजर रीज़न था। सार्थक, अबाउट यू? सर मैं बिजनौर उत्तर प्रदेश को बिलोंग करता हूँ। अच्छा, और मैंने मास्टर्स BHU से किया। अच्छा। और सर ये 3rd अटेम्प्ट था मेरा JRF हुआ इस बार, और 2 बार से सर नेट रह जा रहा था 1-2 क्वेश्चन से। अच्छा, मेरे पास ये JRF ये लास्ट टाइम 240 स्कोर था मेरा, और आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग कि इतनी ज़्यादा हाई कट ऑफ जाएगी, बट स्टिल मैंने इस बार सोचा कि चलो जो कसर पिछली बार रह गई वो इस बार पूरी करते हैं। चलिए, बहुत अच्छी, आप लगे रहे कंसिस्टेंटली, यही असर है। बिल्कुल सर। मैम आप? सो सार्थक एंड इशिता, पेपर 1 काफ़ी गेम चेंजर का काम करता है एंड एट द मतलब जो एग्ज़ाम नज़दीक आता है अक्सर स्टूडेंट्स उसी टाइम पे फोकस करते हैं कि पेपर 1 तो चलो 1 मंथ में निपटा लेंगे। क्या ये स्टूडेंट्स का थॉट ठीक है या फिर उनको अर्ली स्टेज पे ट्राई करना चाहिए? तो थोड़ा सा एक बार स्टूडेंट्स को बता दीजिए आपके पेपर 1 का अप्रोच क्या था। सर मैम मैं तो एक्चुअली मेरा अप्रोच ये था कि लाइक अगर मैं 8 घंटे पढ़ रही हूँ दिन में, तो 3 to 4 आवर्स पेपर 1 को देती थी, ठीक है, 4 आवर्स 5 आवर्स जितना भी है वो फिर अपने पेपर 2 को देती थी। बट लेकिन साथ साथ दोनों चीज़ें चल रही थी, कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि सिर्फ पॉलिटिकल साइंस पे फोकस किया और पेपर 1 को बैक सीट पर रखा है, दोनों चीज़ें साथ में थी, ठीक है। तो पेपर 1 में आपको टफेस्ट यूनिट कौन सा लगता है? मैथ्स मेरा वीक था तो मैथ्स ही लगता था, बट मैंने मतलब जिस टाइम मैथ्स के क्वेश्चंस DI तो इनफैक्ट सारी हो गई थी बिकॉज DI वाज रियली इजी दिस टाइम, बट बाकी क्वेश्चंस लाइक 42 क्वेश्चंस करेक्ट थे तो ठीक से हो गया इस बार। ओके, तो जैसे कि स्टूडेंट हमेशा स्ट्रैटेजी डिसाइड करता है। अगर आज के स्टेप पे मैं बात करूँगी, स्ट्रैटेजी डिफरेंट जाएगी। अगर हम एग्ज़ाम से 1 मंथ पहले जाएंगे तो स्ट्रैटेजी अलग जाती है। तो अभी इस स्टेज पे बच्चे को फाउंडेशन चीज़ों पे फोकस करना है या फिर डायरेक्ट PYQs लगाना है, तो पेपर 1 में क्या चीज़ प्रेफर? तो मैम एक बेस बनाना बहुत ज़रूरी है कि आपको एटलीस्ट आइडिया तो हो। आप एक बार सिलेबस देखिए, जैसे टीचिंग एप्टीट्यूड है आपकी, जैसे वीडियोस थी उसमें आप फाउंडेशन एटलीस्ट करा रहे हो, क्या क्या उसमें पूछा जा रहा है, आपको बेसिक तो पता होना चाहिए। एक बार वो बेसिक आपका क्लियर हो गया फिर आप PYQs बताओ, बिकॉज PYQs आर दी सोल थिंग जिससे आपको पता चल पाता है पेपर एक्चुअली में आ कैसा रहे। तो PYQs तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, सो लास्ट 10 मिनट सीरीज हमारी 12 आवर की मैराथन थी और बूस्टर कोर्स भी लग जाता है, तो उसने कितना हेल्प किया? बहुत ज़्यादा 10 मिनट सीरीज वर लाइक सेवियर फॉर मी। मैं तो हमेशा आपकी ट्रिक्स उसमें आप बताते थे। तो जैसे कोई भी टॉपिक है, ICT का है या किसी भी का है, तो आप जैसे एक ही स्लाइड में आप पूरा का पूरा उसको कवर कर देते थे कि ये स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, आपको फिर कहीं और रिवाइज करने की ज़रूरत नहीं है। बट द थिंग इज़ आप उस स्टेज पे तभी पहुंचोगे जब आपने बाकी चीज़ें कवर अप करें। फिर बच्चे मैसेज करते हैं कि भाई ये कैसे हो गया, ये तो समझ नहीं आ रहा।
वो समझ तभी आएगा जब आपने बाकी बिल्कुल। चीजें अच्छे से क्योंकि वो की। 10 मिनट इसलिए जाता है, अगर आज आप 10 मिनट में लेके हाँ, जाओगे तो सिलेबस नहीं समझ नॉट आएगा। पॉसिबल। Yes, ma'am. आप एक वीक के अंदर या फिर 10 दिन पहले आप एग्जाम पे बैठे हो तो उसमें आपको एक रैपिड रिवीजन की नीड है। हेल्पफुल होती है हम्म। बहुत ज्यादा उस टाइम पे। ओके, एंड सार्थक आपकी स्ट्रैटेजी क्या थी पेपर 1 में? मैम सबसे पहले तो मैं यही बोलना चाहूँगा कि पेपर 1 तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ओके। स्पेशली JRF के लिए, क्योंकि जैसे हम पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट में देख रहे हैं तो पेपर 1 एक ऐसा फील्ड है जहाँ पे आप कवर अप कर सकते हो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस। 40+ अगर आप स्कोर करते हो तो आपकी पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाती है JRF निकालने के लिए। और 1/3 तो वेटेज भी है, तो एटलीस्ट प्रिपरेशन के टाइम पे भी मैं ट्राई करता था कि 1/3 ऑफ द टाइम भी मैं पेपर 1 को ही दूँ। बिल्कुल। और मैम पेपर 1 के लिए सबसे ज़रूरी तो यही है कि सारी 10 यूनिट्स में पहले एक डिसेंट फाउंडेशन होनी चाहिए। PYQs फिर एनालिसिस करके उसके बाद आप ये कर सकते हो कि कहाँ पे आप गलत कर रहे हो, गलत कर। और छोटी छोटी माइन्यूट एरर्स जो हैं जहाँ सिली मिस्टेक्स नहीं हो। हाँ, क्योंकि एज ए स्टूडेंट हम रिफ्लेक्टिव लेवल पे बैठे हैं तो हम अपनी एक्सेप्टेंस, अक्सर स्टूडेंट ये सोचता है ये मेरे लिए बस की बात नहीं है, छोड़ देता हूँ इसको। तो अब इस स्टेज पे आके छोड़ना इज़ नॉट अ सोल्यूशन। इट्स बेटर अगर आपको लगता है पूरी यूनिट नहीं कर सकते तो थोड़ा आप एटलीस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कर लो। DI पूरा नहीं कर सकते, PD बहुत बड़ा सब्जेक्ट है तो एटलीस्ट वो इंपॉर्टेंट टॉपिक कर लीजिए। क्योंकि UGC के टाइम पे जाता था कि आप 8 यूनिट से काम चला लेते थे, PYQ से काम अपना टाइम था। आपको सब जगह से पिक करना पड़ेगा। अब तो बच्चा अगर थ्योरी 10 बार भी करता है उसके बाद हम गारंटी नहीं कर सकते कि आप एप्लीकेशन उसकी लगा पाओगे या नहीं लगा पाओगे। सो पेपर 1 के मतलब आपने जो कितना आवर्स दिया था एक्चुअली में? मैम पेपर 1 के लिए तो मैंने हमेशा से पेपर 1 को प्रायोरिटी पे भी रखा है, क्योंकि देयर इज अ सीलिंग पेपर 2 में जितना आप स्कोर कर सकते हो, बिल्कुल। क्योंकि देयर आर सम रैंडम क्वेश्चंस। लेकिन पेपर 1 में मेरा टारगेट तो ये रहता था कि आई ट्राई कि 45+ क्वेश्चंस करेक्ट हूँ। तो मेरा लास्ट क्वेश्चन है, पेपर 1 आपने मतलब 2-3 साइकिल आपने 2-3 अटेम्प्ट किए हैं तो आपने ट्राई किए, दोनों ने ही ट्राई किया है, तो पेपर 1 में हर बार आप क्या गलती करते थे और अब की बार आपने क्या स्पेशल किया कि जो कि आपका इतना अच्छा स्कोर है, JRF सीधा आपने हिट कर दिया? यस मैम पेपर 1 में गलती ये कह सकते हैं कि DI को ना फोकस पे रखना और DI को हल्के में लेना, क्योंकि वहाँ पे अगर DI ट्रिकी आ जाता है तो वो तुम्हारा टाइम कंज्यूम कर लेता है। करेक्ट। तो इवन इफ अगर आप करते भी हो क्वेश्चन ठीक, तो वो टाइम का टाइम मैनेजमेंट ऐसे होता है कि वो दूसरे क्वेश्चन तुम्हारे गलत करा सकता है, क्योंकि तुम टाइम प्रेशर में आ जाओगे। सो यही सजेस्ट करते हैं कि DI को अगर लगता है कि थोड़ा कंफर्टेबल नहीं है लास्ट में अटेम्प्ट करें, एंड सो दैट आपका मोटिवेशन आपका डाउन ना हो। एंड दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, सिलेबस को अर्ली स्टेज पे बाइफरकेट कर लो, छोटा यूनिट पिक करो अर्ली स्टेज पे, एंड प्रैक्टिस एटलीस्ट ऑल्टरनेट डेज पे करो, क्योंकि 5 क्वेश्चन आपकी रैंक को डाउन भी कर सकता है और वो आपकी रैंक को बढ़ा भी सकता है। सो नाउ ओवर टू पेपर 2 एंड अच्छा, मुझे जानना की है कि मॉक टेस्ट को लेकर, बिकॉज अगेन बहुत सारे स्टूडेंट्स के क्वेश्चन होते हैं कि मॉक टेस्ट हम स्टार्टिंग से स्टार्ट कर दें कि हम लास्ट में जाके करना चाहिए, तो व्हाट वाज योर अप्रोच एंड लाइक व्हाट इज़ द राइट मेथड ऑफ अटेम्प्टिंग द मॉक टेस्ट? बिकॉज कुछ लोग सोचते हैं कि सर उस क्वेश्चन पेपर लगा लिया हो गया बस, ठीक है, स्कोर जितना आ गया ठीक है। बिकॉज कई बार मेरे पास मैसेज आता है स्टूडेंट्स की सर मेरा 60 से ऊपर क्वेश्चन सही हो ही नहीं रहे, मेरे 70 से हो नहीं रहे। सो हाउ यू यूटिलाइज दैट मॉक टेस्ट? बिकॉज अगेन आप टेक्स्ट बुक पे अगर मॉक टेस्ट वगैरह कर रहे हैं तो आपके मल्टीपल मॉक टेस्ट हो रहा है, तो आपने कब से स्टार्ट किया उसको करना और क्या आपका अप्रोच था उसको लेकर? सर स्टार्टिंग में तो मैं बोलूँगी मैंने मॉक टेस्ट पे इतना फोकस नहीं किया था। व्हाट आई वाज फोकसिंग मोर ऑन वाज रिवीजन, नोट्स बनाना, सारी चीज़ें कवर करना। आपकी क्लासेस के बाद सारे नोट्स प्रिपेयर थे, वो सब देखा था। बट सर लास्ट के 15 to 20 डेज़ मैं बोलूँगी कि मैंने मॉक पे बहुत फोकस किया था, बिकॉज लास्ट टाइम मैंने आपको जैसे बताया मेरे 8 क्वेश्चंस गलत थे, वो सब बिकॉज ऑफ पैनिक कि मैं वहाँ पर गई, पहली बार ऐसे बैठी करा तो समझ ही नहीं आया कि कैसे अटेम्प्ट करना है, क्या करना है। बट दिस टाइम सर मॉक पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। एक तो सर टेक्स्ट बुक के थ्रू जो भी मॉक्स हैं या टेस्ट सीरीज जो अवेलेबल होती हैं उसमें आपको सेम एनवायरनमेंट जैसा वो दिख रहा है, एग्जाम हॉल का इंटरफेस वैसे सब कुछ वैसे ही है, हम लोग क्लिक कर रहे हैं, वैसे ही अटेम्प्ट पे कर रहे हैं क्वेश्चंस। बट सर एक चीज़ है कि अगर आप मॉक देने बैठ रहे हो आप पूरे दो, अगर आप पेपर 2 का दे रहे हो खाली तो आप अटेम्प्ट करो 100 क्वेश्चंस। अगर आप जैसे लास्ट के 2-3 दिन तो मैंने फुल मॉक टेस्ट दिए थे, डेली में 3 तो एटलीस्ट देती ही थी फुल। तो उसमें ऐसा होता था कि आपको पता चलता था कि हाँ वहाँ आप 3 घंटे बैठ के वो चीज़ अटेम्प्ट कर भी पाओगे या नहीं कर पाओगे। एक अपना रूटीन बन जाता है कि हाँ कि 3 घंटे के लिए और अपना आपका जैसे बॉडी बिहेवियर भी उसी तरह से सेट हो जाता है, आपका माइंड उसी एग्जॉस्ट नहीं हो रहे हैं, एग्जॉस्ट नहीं हो रहा है कि वहाँ दिन में 3 बजे बैठना है, नींद तो नहीं आ रहा है कुछ है। सर। ये बहुत मैटर करता है। मैं इनफैक्ट सर मेरे सुबह वाली शिफ्ट का था 9 to 12, तो मैं 9 बजे अपनी टेबल पे बैठ जाती थी कि 9 से 12 में 3 दिन तो मैं डेली फुल मॉक दिए है मैंने बैठ के।
दैट्स ग्रेट। मतलब उसके लिए अपने आप को प्रिपेयर करना बहुत जरूरी, नहीं तो उस समय ना कुछ भी एकदम से जब उल्टे सीधे क्वेश्चन आते ना तो हाँ माइंड सर, वो खुद कर जाता बच्चे है ऐसे होते हैं वो रात में जगते हैं दिन में सोते हैं, तो उनका शायद उस टाइम पे माइंड इतना एक्टिवली काम ना करे। नहीं करेगा। सार्थक, व्हाट अबाउट यू रिगार्डिंग द मॉक टेस्ट? सर मेरा तो, मैं ऐसे करता था कि सबसे पहले प्रिपरेशन साइकिल के स्टार्ट में एक मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करता था, ठीक है। और उस तो बाद में उसको अच्छे से एनालाइज करता था। ये बहुत ज़रूरी है कि आप उसको ज़्यादा फोकस में ना दो कि कितने क्वेश्चन करेक्ट हुए हैं, जबकि ये कि जो इनकरेक्ट हुए हैं वो किस वजह से हुए हैं, वो फैटिक की वजह से हुए हैं या फिर कि उस यूनिट में आपका फाउंडेशन वीक है या क्या है। उसके बाद में सर मैं ट्राई करता था कि यूनिट वाइज सेपरेटली भी एक क्वेश्चंस को सॉल्व करूं, और बीच बीच में मॉक टेस्ट का तो सर रोल था ही, क्योंकि वो एक चेक में रखता है प्रिपरेशन को कि आप सही ट्रैक पे हो नहीं। सही पे ट्रैक पे सब। और लास्ट के 2 वीक्स में सर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है मॉक टेस्ट, एक रियल एग्जाम टाइप सिनेरियो फील लेने के लिए, अपने आप को टेस्ट करने के लिए। बट सर मैनेजमेंट एग्जाम हॉल में बिल्कुल सर बिल्कुल, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी यही है कि 3 घंटे का अगर मॉक है, 3 घंटा उसको फिर टाइम एनालिसिस में भी जाना चाहिए। वैसे हाँ, ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि जब तक एनालाइज नहीं करेंगे तब तक आप इंक्रीज नहीं कर सकते, बिकॉज मैक्सिमम स्टूडेंट्स का ये होता है कि सर हम इतना स्कोर करें, इसको इंक्रीज कैसे करें। तो इंक्रीज ये है कि यू हैव टू मेक अ लिस्ट ऑफ योर मिस्टेक्स, ओके, कि इसमें क्या किया, देन यू हैव टू वर्क ऑन दोस थिंग, एंड देन उसके बाद अगला मॉक टेस्ट। बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स की हर दिन मॉक टेस्ट दे रहे हैं, बट अगर आप हर दिन भी दे रहे हैं तो उसमें उतना जो टाइम आपने जो गलतियां की उसको पढ़िए तो पहले, उसके बाद आप आगे बढ़िए। वरना स्कोर इंक्रीज नहीं हाँ, स्कोर इंक्रीज, हाँ एग्जैक्टली। चलिए, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। लास्ट में मैं आप दोनों से ये पूछना चाहूँगा, क्योंकि आपने जो प्रिपरेशन अचीव की है, सक्सेस अचीव की है, उसमें डेफिनेटली टेक्स्ट बुक का तो अपनी तरफ से योगदान जो हो सकता था, हमारे टीचर्स का वो तो रहा, बट इसके अलावा भी आपके आसपास जो भी लोग थे, आपके फ्रेंड्स, आपकी फैमिली, किसी के बारे में भी आप कुछ कहना चाहें तो मंच आपके लिए खुला हुआ है। सर मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा अपने पेरेंट्स को और अपने भाई को। सर फैमिली का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि जब लास्ट 2 बार से मेरा रुक जा रहा था 2-3 क्वेश्चन से, तो उन्होंने डाउट नहीं किया मुझ पर कभी भी, उन्होंने फेथ दिखाया कि हाँ कर सकते हो। और सर ये भी रहता है कि जब भी फैमिली तुम पे बिलीव करती है तो तुम, कोई रीज़न नहीं रहता, फिर तुम भी अपने आप पे एक फेथ बढ़ जाता है, क्योंकि एक्सटर्नल स्ट्रेस नहीं रहता तुम्हारे ऊपर। तो सर मैं तो थैंक यू बोलना चाहूँगा अपनी फैमिली को, भाई को और टेक्स्ट बुक फैमिली को। चलिए, कॉन्ग्रेचुलेशंस। यस सर, मैं भी सर फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू प्रद्युमन सर, किरण मैम, प्रीति मैम, आप लोग का बहुत बहुत ज़्यादा थैंक यू। शायद अगर आज हम लोग यहाँ बैठे हैं तो उसमें टेक्स्ट बुक का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है। उसके बाद हमारी मेहनत थी, गॉड्स का ग्रेस था। सर फैमिली का तो अनडिनाइबल रोल रहा है। मेरे पेरेंट्स, आई एम वेरी लकी कि आई हैव गॉट देम। लास्ट के 2 अटेम्प्ट जैसे नहीं हुआ था, माय फादर नेवर गिव अप ऑन मी। उन्होंने कभी ऐसा नहीं बोला कि नहीं हो पाएगा या कुछ भी, हमेशा बहुत ही अनकंडीशनल सपोर्ट रहा है फैमिली का। सो सर थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, ऐसे ही इंस्पायरिंग स्टोरीज आपको टेक्स्ट बुक सपोर्ट कोचिंग प्लेटफॉर्म में मिलते रहेंगी। तो बस टारगेट क्लियर रखिए, जिद पूरी रखिए, और सफलता तो डेफिनेटली और JRF आपको मिलना ही है, जैसे इन लोगों को ही मिल गया। 1 अटैम्प्ट, 2 अटैम्प्ट, तीसरे अटैम्प्ट तक आते आते, बिकॉज अगेन अब एग्जामिनेशन उतना आसान नहीं बचा है। बहुत सारे लोग फर्स्ट अटैम्प्ट में भी निकाल रहे हैं, बट अगेन अब उसका परसेंटेज प्रपोर्शन कम हो चुका है, बिकॉज दिस एग्जामिनेशन इज गोइंग टफर डे बाय डे, बिकॉज दिस में कॉम्पिटिशन बढ़ रहा है। अच्छे अच्छे फैकल्टीज़ आपको अच्छे अच्छे रिसोर्स दे रहे हैं, तो वो कंपटीशन भी बढ़ते जा रहा है, और उस हिसाब से प्रिपरेशन में आपको नेक्स्ट लेवल में जाना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं उन सब चीज़ों के लिए थोड़ा सा कमिटमेंट और एक कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है, तो उसको ध्यान रखिए। एंड बेस्ट विशेस फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन। थैंक यू सो मच।